हो गए थे। हाँ, अपना कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया था? फेवरी पेरो भी हो गया था ना, कंप्लीट हो गया था, ठीक है। दोनों में कुछ चीज़ें बताई थी कि कुछ चीज़ें सिमिलरिटी वाली भी हैं, है ना। कौन कौन सी सिमिलरिटी वाली हैं कि दोनों का जो यूज है वो सिमिलर है, एप्लीकेशन लगभग क्या दोनों की सेम है, ठीक है। बस एक खास बात और है इसकी फेवरी पेरो की, इससे अपन कोई भी क्रोमेटिक जो विभेदन क्षमता है वो बहुत प्रिसाइजली इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। माइकलसन में एक अंदाजा सा लगता है हमें, बस ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखने लायक है। और दूसरी चीज क्या थी कि इसमें जो फ्रिंज पैटर्न बनता है फेवरी पेरो में वो क्या बनता है, बिल्कुल स्पष्ट बनता है, क्लियर बनता है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, इंटेंसिटी बहुत हाई रहती है। लेकिन माइकलसन में इसकी जितनी इंटेंसिटी और विजिबिलिटी और क्लियरिटी नहीं मिलती है, ठीक है। ये वाली बात है। चलो अब इनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो अपन कर लेते हैं सॉल्व। क्या कह रहे हैं, माइकलसन व्यतिकरण मापी के प्रयोग में यदि दर्पण को इतनी दूरी से खिसकाया जाता है, कितनी दूरी से खिसकाया जाता है, x इक्वल टू दिया आपको 0.0059 mm, 10 की घात -3 तो ये हो गया, 4 ये हो गया, तो 59 गुणा 10 की घात -7 हो गया क्या मीटर। तो केंद्र में 20 फ्रिंजें लुप्त हो जाती है, n कितना है 20। उपयोग में लाए गए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात होगी। क्या फॉर्मूला है, क्या पूछ रहा है आपसे, लेमडा पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मैं बहुत बार बताता हूं आपको कि क्वेश्चन जब भी आप पढ़ो उसको तसल्ली से पढ़ो, और खास बात क्या है उसकी, उसमें जो जो चीज आपको दी गई है वो हाथों हाथ लिखते जाओ आप, है ना। उनके जो सिंबल्स हैं उनके रूप में लिखते जाओ, क्योंकि आपने फॉर्मूले जो रटे हैं ना वो इन सिंबल्स की फॉर्मेट में रटे हैं, थ्योरी की फॉर्मेट में नहीं रटे कभी। इसलिए आपके दिमाग में जो फॉर्मूला क्लिक करेगा वो कब करेगा, जब इनको देख के करेगा, समझ गए। तो क्या करना है, ये सिंबल्स के रूप में आप उन चीजों को लिख लो जो पढ़ते आए हो, फॉर्म जिन फॉर्मेट में फॉर्मूले पढ़ते आए हो। अब एक्स आ गया, एन आ गया, लेमडा आ गया, आपसे पूछ रहा है लेमडा, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था फॉर्मूला, बताना जरा। एक्स याद करने का, 2x इक्वल टू कितना था, एन लेमडा था क्या, कि अगर अक्स विस्थापन करवाते हैं तो लेमडा बाई 2 फेज डिफरेंस एक की शिफ्ट होने में आता है, 20 फ्रिंजों की कितना आ जाएगा, 20 गुणा लेमडा बाई 2, इतना ही तो आएगा। तो आप जानते हो फॉर्मूला क्या था कि x विस्थापन करने से n फ्रिंजें विस्थापित होती हैं, और एक फ्रिंज कितने से होती है, लेमडा बाई 2 से होती है। तो लेमडा कितना हो गया, 2x ओवर n, 2 इंटू 59 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन n इक्वल टू 20, कितना हो गया 10। तो 59 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। इसका मतलब मैं लेमडा क्या कह सकता हूँ, 5900 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसको अपन क्या कहते हैं, 10⁻⁻10 मीटर को, हाँ 5900 एंगस्ट्रॉम। कितना है आंसर, है क्या इनमें, बिल्कुल बिल्कुल है, करेक्ट। ये तो जो चीज़ आपको दी जाए वो हाथों हाथ लिखते जाओ, इससे आपके पास चीज़ें इजी हो जाएंगी। और खास बात जो कॉन्सेप्ट आपको पता है वो आपको पता ही होना चाहिए। कितना खिसकाएं, अक्स खिसकाएं, कितनी फ्रिंजें जाएंगी, 20 फ्रिंजें जाएंगी, एक फ्रिंज जाने में कितना विस्थापन होगा, लेमडा बाई 2, तो 20 का कितना, ठीक है 20 गुना, ठीक है। नेक्स्ट, क्लियर। 1.4 अपवर्तनांक, तो म्यू कितना दे रखा है आपको, 1.4 दे रखा है। सॉल्यूशन में देखते हैं अपन, अभ्रक की पतली फिल्म को माइकलसन व्यतिकरण मापी की एक भुजा में रखने पर इसकी तरंग दैर्ध्य लेमडा कितनी, लेमडा बराबर 5890 एंगस्ट्रॉम। प्रयुक्त प्रकाश में 7 फ्रिंजें विस्थापित होती हैं, एन इक्वल टू कितना, 7 फ्रिंजें विस्थापित हो, तो अभ्रक की पतली फिल्म की मोटाई ज्ञात कीजिए, आपसे टी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना। आपने कहा था कि जैसे भी किसी एक तरंग के मार्ग में अगर अपन अभ्रक की कोई पतली पन्नी रखते हैं, अपन ने किया था वहां से, क्या आपको याद हो तो इस टाइप का म्यू अपवर्तनांक वाली, तो प्रकाश जाएगा और वापस आएगा तो कितना, 2 म्यू लेगा इंटू टी, इतना प्रकाशिक पथ होगा। अब पहले अगर ये नहीं होती तब कितना जाता था, वो 2t जाता था, तो पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ उसमें, 2t तो आ गया, म्यू -1, इतना पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है। पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस एक्चुअल में होता किसके बराबर है, 2x के बराबर ही हो गया एक तरह से, जैसे आप मिरर खिसकाते थे 2x के बराबर ही हुआ ना, पाथ डिफरेंस बोल रहे हैं अपन। तो x खिसकाने से पाथ डिफरेंस कितना आता था, 2x आता था, है ना।
इसका मतलब क्या हुआ, अक्स किसका हो गया, तो पाथ डिफरेंस जाने और आने में 2x हो गया। ऐसे ही पाथ डिफरेंस जाने और आने दोनों को कंसीडर अपन ने कर लिया। तो ये किसके बराबर होता था, एन लेमडा। किसके बराबर है, एन लेमडा। कितनी फ्रिंजें विस्थापित हो रही हैं, 7। एन का मान आपके पास है, टी चाहिए आपको, तो एन लेमडा अपॉन 2 म्यू माइनस 1, ये आया क्या, कितना आ गया, एन कितना 7, लेमडा कितना 5890 एंगस्ट्रॉम, 90 एंगस्ट्रॉम अपॉन 2, 1.4 माइनस 1 कितना हो गया, 7 इंटू 5890 एंगस्ट्रॉम अपॉन 2 इंटू 0.4 कितना आ गया, कैलकुलेट करके बताओ फटाफट। 0.8 हो गया क्या ये वाला, हाँ बताओ देखिए कितना आया। कितना आ गया, कितना 51, 53.51, 53, 7 एंगस्ट्रॉम। तो कितना हो गया ये, टी कितना हो गया, एंगस्ट्रॉम 10 की घात -10 कंसिडर करो, 1 एंगस्ट्रॉम 10 मीटर। तो यहाँ तक आ गए तो कितना, अगर यहाँ तक कंसिडर करें तो अपन, तो इसको वापस हटा दो, ये वाला 5.154 कह दो, इंटू 10⁻⁻6 मीटर। इतनी मोटी होनी चाहिए पन्नी अब आपकी। क्लियर, नेक्स्ट क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। माइकलसन व्यतिकरण मापी के प्रयोग में 100 फ्रिंजों के गुजरने पर, वही बात पहले क्या लिखना है, n इक्वल टू कितनी 100 फ्रिंजें हैं। पेज का अंतिम पाठ्यांक x2 कितना 10.735 mm। कितना कह दूं मैं इसको, प्रारंभिक पाठ्यांक mm में ही चाहिएगा अपन को, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पाठ्यांक ईजी किस में पड़ेगा, हाँ x1 प्रारंभिक पाठ्यांक x1 चाहिए, बिल्कुल x1 चाहिए हमें। यदि लेमडा इक्वल टू दिस, लेमडा दिया आपको 5.92 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पेज का प्रारंभिक पाठ्यांक x1 चाहिए, क्या आता है 2x बराबर एन लेमडा, बताया था एन लेमडा 2x इक्वल टू एन लेमडा। x क्या था, खिसकाया कितना, हाँ डिफरेंस था, कहां से कहां तक का, x1 से आपने x2 खिसका दिया, तो जो बीच का डिफरेंस आया है वो कितना है, उसको अपन x कंसिडर कर रहे थे, ठीक है। तो अपने पास क्या आया 2x2 माइनस x1 इक्वल टू एन लेमडा, तो x2 माइनस x1 इक्वल टू एन लेमडा बाई 2। तो x1 कितना आ गया, x1 उधर ले जाओ, तो x2 माइनस एन लेमडा बाई 2। सब बात है, फाइनल जो पाठ्यांक है उसमें से कितना पीछे जाना पड़ेगा, लेमडा बाई 2 की से एक फ्रिंज जाती है, तो 100 फ्रिंजें कितने से जाएंगी, लेमडा बाई 2 इंटू 100, उतना पीछे खिसक जाओ, सीधी सीधी सी कॉन्सेप्ट है ना। तो x2 आपके पास है कितना 10.735 mm में है, ध्यान रखना mm माइनस n कितना 100, और ये भी mm में ही लिख लो आप 5.92 इंटू 10⁻⁻, सेंटीमीटर है तो -4 हो गया mm, ठीक है, 10 की घात -1 mm में हो गया ना सेंटीमीटर। कितना आया बटा 2, चेक करो कितना आया, दस 10.735 mm माइनस, ये दो बिंदु इससे और काटोगे तो कितना -2 बचेगा, कितना बच गया आपके पास यहाँ पे
5.92 अपॉन 2 इंटू 10 की घात -2 mm। कितना? कितना है? 2 पॉइंट, आंसर नहीं आ रहा क्या? कैलकुलेट करो कितना आया। x2 में से λ/2 घटाना, n 100 है आपके पास। हाँ, इसमें mm में 10.70 नहीं, इतना तो नहीं होना चाहिए। चेक करो कहीं गड़बड़ तो नहीं किया कैलकुलेशन में। हम्म हम्म सही करो कैलकुलेट कितना आता है। किसमें? तो सेंटीमीटर की जगह अगर आप mm लिखोगे तो क्या करना पड़ेगा? 10 mm लिखना पड़ेगा। 10 करते ये कितनी हो जाएगी? -4 हो जाएगी। -4 होगी तो आपके पास क्या रहेगा? कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है ये बता दो आप तो। 10.735 mm। हम्म 2.96 इंटू 10⁻⁻² है। तो 2 जीरो इधर लगा दो, कितना आ रहा है? 10.705 mm। बस चेक करो कहाँ गड़बड़ हुआ है या नहीं हुआ है, तो चेक करो अपना दोबारा से एक बार फिर से चेक कर लो कहीं गड़बड़ तो नहीं है। ये सेंटीमीटर में था, mm में कन्वर्ट करोगे तो कितना? 5.92 इंटू 10⁻⁻4 mm हो गया। ठीक है, वो अपने पास ये mm में है ऑलरेडी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? नेक्स्ट। In Michelson's interferometer, a thin plate is introduced in the path of one of the beams, and it is found that 50 band crosses the line of observation. If the wavelength of the light used is this and mu is this, then find thickness of the plate. क्या क्या दिया है देखो, 50 बैंड, इसका मतलब n इक्वल टू 50 दे दिया आपको, है ना। एक लेमडा दे दिया आपको कितना? 5.96 एंगस्ट्रॉम दे दिया। एक म्यू दे दिया आपको कितना? 1.4। और थिकनेस ऑफ द प्लेट T इक्वल टू पूछ रहा है। क्या फॉर्मूला था अभी? 2 म्यू 2 म्यू -1 इंटू T इक्वल टू n लेमडा। करो कैलकुलेट कितना आया।
कितना आया? अभी किया था ना अपन ने क्वेश्चन, ऐसा ही तो किया है। हाँ उसमें 100 थी। P इक्वल टू एन लेमडा अपॉन म्यू -1 और 2b था। ये तो 50 हो गया अपने पास। 50 इंटू लेमडा कितना, 5896 एंगस्ट्रॉम अपॉन 2 म्यू 1.4 -1 0.8 एंगस्ट्रॉम। कितना है? 36.85 माइक्रोमीटर। कितना आ रहा है? 36 पॉइंट माइक्रोमीटर। हाँ ठीक है, इतनी थिकनेस आ जाएगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। The wavelength of the two components of D lines of sodium are this and this solution। फिर वही बात, क्या करना है? पहले लेमडा 1 ले लो 5890 एंगस्ट्रॉम, लेमडा 2 कितना 5896 एंगस्ट्रॉम, दोनों लाइन है D1 और D2 लाइन है। By how much distance one of the mirror of Michelson's interferometer to be moved so as to obtain consecutive position of maximum distinctness। कि मिरर को कितना मूव करवाएं, है ना, ताकि जो स्थिति पहले थी वो एज इट इज फिर से मिल जाए। यानी इनिशियल हमने क्या किया था कि मिरर को ऐसे सेट किया था कि हमें मैक्सिमा मिल जाए। लेमडा 1 और लेमडा 2 दोनों के लिए हमें क्या मिले? ब्राइट फ्रिंज मिले, मैक्सिमा मिले, दोनों कॉन्साइड हो तो इंटेंसिटी आपको तीव्र मिलेगी। अब क्या किया आपने? एक मिरर को खिसकाना शुरू किया तो लेमडा 1 के लिए क्या बनना शुरू हुआ? मिनिमा की ओर बढ़ना शुरू हुआ और एक इंटेंसिटी कम होती गई। फिर एक टाइम बाद क्या हुआ? वापस इंटेंसिटी बढ़ती बढ़ती मैक्सिमा आ गई थी। यही तो है। तो ये कह रहा है कि इस इनिशियल पोजीशन से अपन लास्ट वाली पोजीशन तक जाएं तो मिरर को कितना खिसकाएं? 2x खिसका दें। कितना खिसका दें? सॉरी x खिसका दें तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाए? x खिसका दोगे तो डिस्प्लेसमेंट यानी दोनों में जो डिफरेंस आएगा, पाथ डिफरेंस आएगा इस डिस्प्लेसमेंट के कारण, वो कितना आ जाएगा? इसका डबल आ जाएगा। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ कि अक्स मिरर खिसकाएं तो 2x इक्वल टू कितना? लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 डिफरेंस लेमडा 2। ठीक है, ये डिफरेंस बोलते हैं अपन इसको, है ना, दोनों में। तो क्या रहा अपने पास? मैक्सिमम डिस्टिंक्टनेस ऑब्टेन कंसेक्यूटिव पोजीशन x चाहिए आपको। कितना आया? x लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन 2 डेल्टा लेमडा। तो लेमडा 1 कितना? 5896 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 90 एंगस्ट्रॉम इंटू 5896 एंगस्ट्रॉम अपॉन 2 इंटू 6 गुणा 6 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 6 एंगस्ट्रॉम ही हो गया। तो एक से तो एक एंगस्ट्रॉम चला गया। अब बताओ x कितना आ गया? 2 गुणा हो तो काट दो, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 45, 289.39। ठीक, लिख दो। दो सौ 89.39 माइक्रोमीटर। इसका एक्स अप्रोक्स कितना हो गया? 0.289 नैनोमीटर। आगे वाला छोड़ दो, सॉरी मिलीमीटर, 3 आ गया ना अपने पास, मिलीमीटर। कितना मीटर हो गया? एक्स। इतना खिसकाया आपने एमएम में। माइक्रोमीटर में आंसर दिया जाए तो आप इतना खिसका चुके हो। ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर भी मूव्ड। किसको खिसकाओगे? मिरर को खिसकाओगे, है ना। तो मिरर जितना खिसकेगा वो एक्स होगा हमेशा, है ना, क्योंकि मिरर खिसका तो फिल्म की लंबाई, फिल्म की चौड़ाई बढ़ी, तो जो प्रकाश किरण आ रही थी उसको एक्स जाना पड़ा और एक्स से आना पड़ा, तो
उसके लिए 2x हुआ पाथ डिफरेंस। समझ गए? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है आपको कि x या 2x में क्या डिफरेंस है। x तो हमने मिरर को खिसकाया है, तो जो प्रकाश किरण इधर से आ रही थी वो x तो उसको जाना पड़ेगा उस मिरर तक, बढ़ गई जाने की लंबाई, और आते टाइम भी x वापस उतना ही आना पड़ा, है ना। कई बार कहें कौन यार था अगर कठे सी पुराण त्या घना तो थे कौन मिला, अब का अगला खेत में रह लगा, तो भी आदमी के कत्तो भारी पड़े, थाला अगला खेत में जाबो और आबो, बखे कौन के गांव का घर का कहवे ना यार थाला घना तो आबो जाबो ही भारी पड़े, थाला खेत में तो आबो जाबो भारी पड़े। तो प्रकाश किरण का जाना और आना ये भारी पड़ता है, तो ये आपके पास क्या रहता है, हाँ ये 2x रहता है। और आप लोग कितना खिसके आगे अगला खेत में जाने के लिए, x आगे खिसका थे तो आगे x खिसका, लेकिन आगलन का तो जानो पड़े x जानो पड़े, और x ही आगला के दूनी मार होगी वाह, थारा तो आधी हुई आगला के। हाँ अब समझ में आ गई, ठीक। नेक्स्ट, इन माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर व्हाट टाइप ऑफ फ्रिंजेज फॉर्म्ड। माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो होता है उसमें किस तरीके की फ्रिंजें बनती हैं, ये पूछ रहा है अगला। पहला ऑप्शन दिया है सर्कुलर, दूसरा दिया है स्ट्रेट, तीसरा दिया है हाइपरबोलिक, चौथा दिया है ऑल ऑफ द अबव। क्या सर्कुलर बनती है? बिल्कुल बनती है। जब दोनों फिल्में क्या रहती हैं, पैरेलल रहती हैं, तो क्या बनती है, दोनों मिरर की इमेज जो रहती है, एक मिरर और दूसरे की इमेज M1 और M2 डेस पैरेलल रहती हैं, तो क्या बनती है, सर्कुलर ही बनती है। स्ट्रेट भी बनती है क्या, हाँ एडजस्टमेंट के टाइम बनती है, जब अपन माइकलसन को सेट कर रहे होते हैं तब कैसी बनती है, स्ट्रेट भी बनती है जब दोनों की क्रॉस वाली पोजीशन हो। और फिर हाइपरबोलिक बिल्कुल बनती है, हाइपरबोलिक भी बनती है, हमने बात करी थी उसमें। हाँ अगर थोड़ा सा भी फानाकार बन जाए उसमें फिल्म तो कैसी बनती है, हाइपरबोलिक बनती है। और हाइपरबोलिक और पैराबोलिक दोनों ही बनती है, कहने का मतलब हाइपरबोलिक भी बनती है और पैराबोलिक भी बनती है। और सर्कुलर के साथ साथ क्या बनती है, थोड़े सा ही डिफॉर्म हुआ तो होते ही क्या बन जाती हैं, इलिप्टिकल भी बनती हैं। समझ गए बात आप? तो कई टाइप की फ्रिंजें बनती हैं उसमें एडजस्टमेंट के टाइम, फाइनल एडजस्टमेंट हो जाता है उसके बाद सर्कुलर बनती है, इसका मतलब सारी की सारी बनती हैं। अब ऐसा मत कहना कि सर हाँ केवल सर्कुलर ही बनती है। कि करंट सोर्सेज आर ऑब्टेन्ड इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर बाय करंट सोर्सेस, ब्रॉड सोर्स अपन काम में लेते हैं, और करंट सोर्सेस किसकी तरह होते हैं, बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। किया ना, AR 80 स्क्वायर 80 किया ना आपने, 80R स्क्वायर, तो वो सारा का सारा किससे किया, बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड है क्या, बिल्कुल है बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट, क्या एक माइकलसन व्यतिकरण मापी जो एक स्रोत जिसके लिए कला संबद्ध लंबाई LCA का उपयोग कर दो अति निकटस्थ तरंग दैर्ध्यों का मापन करना चाहता है, λ1 और λ2 का मापन करना चाहता है। ठीक है, दो भुजाओं में न्यूनतम अंतर इस प्रकार दिया जाता है, दोनों भुजाओं में न्यूनतम अंतर d है, दिया जाता है d, इस तरीके से दिया जाता है, बताना जरा। ये d वो एक्स ही है, एक को किसका है ना, भी दोनों भुजाएं या तो इधर और इधर ऑप्टिकल लेंथ बराबर होती है तब तो दोनों के बीच फिल्म की मोटाई 0 होती है, लेकिन एक को थोड़ा सा खिसकाते हैं तो वो उस भुजा में अंतर आ जाता है, जिसको अपन एक्स बोलते थे। क्या बोलते थे, एक्स बोलते थे। और ये क्या है यहाँ पर d है, तो λ1 λ2 और इनमें कोई रिलेशन था क्या, 2x इक्वल टू λ1 λ2 अपॉन λ1 डिफरेंस λ2, ऐसा था क्या। और इन दोनों के एवरेज से आपने क्या लिया था, लैम्डा एवरेज, रूट λ1 λ2 लिया था क्या। इसका मतलब आप x को यहाँ d से रिप्रेजेंट किया गया, तो 2d इक्वल टू कितना, लैम्डा एवरेज स्क्वायर ओवर डेल्टा लैम्डा। और आपको पता हो तो ये अपने पढ़ी थी संबद्ध लंबाई के लिए, है ना, कौन सा था, LC था। तो 2d इक्वल टू LC है क्या कहीं पे, 2d इक्वल टू LC, d इक्वल टू LC बाई 2। कालिक कला संबद्धता पढ़ी थी ना ये वाली है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, x भी बोल सकते हैं, आपसे x भी लिखा हुआ आ सकता है, x इक्वल टू L/2। ठीक है, वही तो हमने कहा है इसको, ये तो बोल ही दिया पहले ही। नेक्स्ट, क्या माइकलसन व्यतिकरण मापी में वृत्ताकार फ्रिंजें बनती हैं, बिल्कुल बनती हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अच्छा कहाँ बनती है पूछना चाह रहा है, अनंत पर, फिल्म में, फिल्म के निकट, इनमें से कहीं नहीं। याद करो, देखे पढ़ाते टाइम क्या बताया था, कहाँ बन रही है, क्या यूज लेते हो, पहले तो ये देख लो, देखने के लिए क्या काम में लेते हो, दूरदर्शी टेलीस्कोप काम में, टेलीस्कोप कहाँ के लिए काम में लेते हो, हैं
हाँ, दूर की वस्तुएं देखने के लिए। तो इनमें सबसे दूर क्या है? अनंत ही है। फिर कहाँ बनती है? अनंत पर बनती हुई दिखती है, काल्पनिक फिल्म में बनती हुई दिखती हैं। और इनको कौन सी फ्रिंजें और कहा था अपन ने? हेडिंजर फ्रिंजें कहा था क्या? समानत फ्रिंजें होती हैं। यही सेम फ्रिंजें किस में रहती हैं? समानत फ्रिंजें किस में रहती हैं? समान इंक्लिनेशन की। फेब्री पैरों में भी वही रहती है, समान इंक्लिनेशन, लेकिन वहां अनंत पर नहीं बनती, ध्यान रखना। वहां लेंस लगा के आप वहां बना लेते हो बोर्ड। क्या स्थिति रहती है देखो। फेब्री पेरो व्यतिकरण मापी में अधिकतम स्पष्टता की दो क्रमागत स्थितियों के लिए चल प्लेट की स्थिति इतनी है और इतनी पाई जाती है। देखो जरा इस बार क्या कहा आपको? फेब्री पेरो पूछ लिया। दो प्लेटें आपके पास हैं फेब्री पेरो में, आपने कहा था ये दो दो प्लेटें आपके पास हैं, ये है, ये दो चल प्लेटें आपके पास हैं, ठीक है। दो चल, यहाँ कह रहा है इन दोनों चल प्लेटों की स्थिति ये और ये पर पाई जाती है दो क्रमागत स्थितियों के लिए। एक फिक्स है प्लेट आपके पास और दूसरी क्या है? चल प्लेट है। एक स्क्रू लगा के उसको थोड़ा एडजस्ट किया जा सकता है। तो क्या स्थिति है आपके पास? पहली स्थिति x1 दे रखा है, कितना? 0.6939 mm, और x2 कितना है? x2 0.9884 mm, ये है। डी रेखाओं की माध्य तरंग लंबाई लेमडा एवरेज आपको दे दिया भाई अगले ने 5893 एंगस्ट्रोम है। तो D1 D2 रेखाओं की तरंग दैर्ध्यों का अंतर डेल्टा लेमडा पूछ रहा आपसे। क्या था रिलेशन? अभी बात करे थे ना अपन, 2x इक्वल टू कितना? लेमडा एवरेज स्क्वायर अपॉन डेल्टा लेमडा। पूछ क्या रहा है? डेल्टा लेमडा। तो डेल्टा लेमडा इधर ले लो, तो लेमडा एवरेज स्क्वायर अपॉन 2x। x कितना? दोनों का डिफरेंस। x कितना? तो x कितना आया? 0.9884, सॉरी 0.6939 mm में है। घटा दो कितना है x? x कितना आया? कितना आया? 5,4,9,2.0 mm में। तो कितना आएगा? डेल्टा लेमडा इक्वल टू एवरेज 5,893 गुणा 10 की घात -3, सॉरी -10, गुणा 10 की घात -10 गुणा 5,893 गुणा 10 की घात -10 अपॉन 2 गुणा 0.2945 गुणा 10 की घात -3। कितना आया? 29 दूनी 58, 45 दूनी 90, लगभग 2 पॉइंट कुछ के आसपास कटेगा। कितना? कितना आया? हम्म, क्या कहा? 5.896 एंगस्ट्रॉम, अराउंड 6 एंगस्ट्रॉम के आसपास वाला, वही D2 वाली लाइन वाले, D1 और D2 लाइन वाली कहानी। एवरेज दे रखा है ना? तो है क्या? हाँ कह रखी है ना, लेकिन प्रेसाइज वैल्यू भी तो चाहिए। अगर आपको ऑप्शन में 6 एंगस्ट्रॉम दे तो डेफिनेट आप लिख सकते हो 6, 4, 3, 2, 1 दे तो। अगर आपको ऐसे दे तो आपको फिर क्या याद करना पड़ेगा, है ना? प्रिसाइज वैल्यू चाहिए तब। क्या रहा नेक्स्ट? दो फेब्री पैरेट एटेलॉन के दर्पण के बीच की दूरी समान है। अच्छा, दो ले रखे हैं एटेलॉन, एक तो ये है एटेलॉन, और दूसरा क्या है? एक और है भाई, दो है। बीच की दूरी, इनके परावर्तन गुणांक, यहां से जो रिफ्लेक्शन होता है वो परावर्तन गुणांक एक के लिए तो आर कितना है? 0.8 है,
R1 और दूसरे के लिए R2 कितना है 0.9 है। ये दे रखा, बिल्कुल दे रखा है। किसी एकवर्णी प्रकाश स्रोत के लिए उनसे प्राप्त फ्रिंजों की उच्चिष्ट की चौड़ाई का अनुपात होगा, उच्चिष्ट की चौड़ाई। इनके लिए जो मैक्सिमम मिलता है ना आपको, इसकी चौड़ाई पूछ रहा आपसे। आपको इसमें एक चीज जरूर पता है, ये 2 डेल्टा होती है, ये आपको पता है। पता है क्या? इंटेंसिटी में आपने ग्राफ खींचा था, याद है क्या कुछ डेल्टा और इंटेंसिटी में, है ना? तो फ्रिंजों के उच्चिष्ट की चौड़ाई ये 2 डेल्टा है। तो पहले वाले के लिए 2 डेल्टा 1, इसके लिए कितना 2 डेल्टा 1 और इसके लिए 2 डेल्टा 2। ये पूछ रहा आपसे। डेल्टा का फॉर्मूला तो पता है आपको, डेल्टा कितना होता है 1 माइनस आर अपॉन रूट आर। ऐसा कुछ था क्या? मेरे तो इतना ही याद है, तुम बताओ देखे। नहीं रे, ऐसा थोड़ी होता है। तो डेल्टा 1 के लिए कितना 1 माइनस 0.8 अपॉन रूट 0.8, अप्रोक्स कितना बताना जरा। और डेल्टा 2 कितना 1 माइनस 0.9 अपॉन रूट 0.9, बताना अप्रोक्स कितना दोनों, कितना आ गया? ये तो 0.22 रेडियन आया क्या? और ये 0.22, ठीक है 22 तक ठीक है। दूसरा वाला कितना आया दूसरा वाला? 0.107 के आसपास आना चाहिए। कितना आया? आगे अप्रोक्स 0.105 रेडियन, ठीक है। क्या पूछ रहा है 2 डेल्टा 1 अपॉन 2 डेल्टा 2, तो कितना 0.22 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 0.105 मल्टीप्लाई बाई 2, एक ही बात है तो कैंसिल हो गया। कितना आ गया लगभग, कितना आ गया? अप्रोक्स 2 आ गया क्या? 0.22 में 0.105 का भाग दे देखे जरा, हैं 2 2.12, वेरी गुड, लिख दो। कितना आया? अप्रोक्स 2 आ गया क्या? ठीक है, हो गया 2:1 आ गया अप्रोक्स। फेब्री पेरो व्यतिकरण मापी की दोनों दर्पण के बीच की दूरी इतनी है, दोनों दर्पण के बीच की दूरी डी दे रखी है आपको, कितनी 1.024 mm है। से परिवर्तित करने पर, अच्छा दूरी परिवर्तन कर रहे हो तो x की वैल्यू मान लो, किसी प्रकाश स्रोत से बनने वाली दो फ्रिंजों के निकाय संपाती होते हैं, ठीक है मान ली बात। यदि प्रकाश स्रोत की माध्य तरंग दैर्ध्य लेमडा एवरेज आपको दे रखा है कितना 6400 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, तो उनसे उत्पन्न होने वाले स्पेक्ट्रम में रेखाओं की तरंग दैर्ध्य का अंतर डेल्टा लेमडा चाहिए अपन को, तो ठीक है। तो कितना फॉर्मूला 2x इक्वल टू लेमडा स्क्वायर अपॉन डेल्टा लेमडा, लगाओ फटाफट कितना आया, फटाफट ज्ञात करो। डेल्टा लेमडा चाहिए आपको, कितना है फॉर्मूला 2x इक्वल टू लेमडा स्क्वायर अपॉन डेल्टा लेमडा, तो डेल्टा लेमडा कितना आ गया 6400 एंगस्ट्रॉम गुणा, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की घात -10 रखी दो, ये एंगस्ट्रॉम पढ़ा रहे हैं तो नीचे भी तो आएगा एंगस्ट्रॉम में, गुणा 6400 एंगस्ट्रॉम अपॉन कितना 2 गुणा x कितना
1.024 गुणा 10 की घात -3 कितना आ गया? 64 गुना 10 की घात -10 गुणा 24×2 = 48 हो गया ना। 2048 3 और 3 कितने हो गए? 6 -6 कितना आया? चेक देखो जरा। कितना आया? कितना आ गया? अरे वाह, वेरी गुड, टू एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इन फेब्री-पेरेट इंटरफेरोमीटर द सर्कुलर फ्रिंजेज फॉर्म्ड आर रेफर टू एज फ्रिंजेज ऑफ, अभी बात कर रहे थे अपन, इक्वल इंक्लिनेशन। जिनके लिए थीटा सेम रहता है वो सर्कुलर बनती हैं, एंगल ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन। नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है? हाँ, देखना जरा। फेब्री-पेरेट इंटरफेरो इटेलॉन इज फॉर्म फैशन्ड फ्रॉम a single slab of transparent material having a high refractive index mu दे रखा है, mu इक्वल टू 4.5 दे रखा है, एंड थिकनेस ऑफ 2 सेंटीमीटर। डी दे रखा आपको कितना? 2 सेंटीमीटर। द अनकोटेड सर्फेसेस ऑफ द स्लेब हैव रिफ्लेक्टेंस आर दे रखा आपको। रिफ्लेक्टिव जो इंडेक्स होता है उसको आप रिफ्लेक्टेंस भी कहते हो। इफ द इटेलॉन इज यूज्ड इन द विसिनिटी ऑफ वेवलेंथ, किस वेवलेंथ के आसपास की वेवलेंथ यूज कर रहे हैं अपन? 546 नैनोमीटर। हाँ, डिटरमाइन द हाईएस्ट ऑर्डर फ्रिंज इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। 546, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। 546 546 नैनोमीटर। क्या कहना चाह रहा है आपसे? एक ही स्लेब है, मजे की बात देखना क्या है, एक ही स्लेब को किसकी तरह यूज कर रहा है? फेब्री-पेरेट इटेलॉन की तरह यूज कर रहा है, और उस स्लेब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4.5। रिफ्लेक्टेंस कितना है? 0.9 है। ये भी आपको दे दिया, वेवलेंथ आपको दे दी, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। तो अगर इसका मतलब अपन करें कि फिल्म की मोटाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और फिल्म की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, तो पाथ डिफरेंस कितना होता है? ट्रांसमिटेड काम में लेते हैं अपन, तो इसमें अपने 2D कॉस आर बोला था, 2T कॉस आर बोला था क्या अपन ने? तो ये कितना हो जाएगा पाथ डिफरेंस? डेल्टा 2 म्यू डी कॉस आर, ये तो कह रहे थे। अगर आपके पास एंगल क्या हो? कॉस आर आपके पास हो गया। फिर क्या कह रहा है आपसे कि क्या बनना चाहिए वहां पर? मैक्सिमा। द हाईएस्ट ऑर्डर फ्रिंज इन इंटरफेरेंस पैटर्न, हाईएस्ट ऑर्डर की फ्रिंज क्या बन सकती है मैक्सिमा के लिए? तो अपन कह सकते हैं कि डेल्टा इक्वल टू क्या ले अपन? एन लेम्डा, ठीक है। तो 2 म्यू टी या 2 म्यू डी कॉस आर, टी की जगह अपन ने डी कहा है इसको, कॉस आर इक्वल टू एन लेम्डा। एन चाहिए अपन को, 2 म्यू डी कॉस आर अपॉन लेम्डा। एन मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए? कॉस आर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब 2 म्यू डी अपॉन लेम्डा। 2 म्यू कितना? 4.5, डी कितना? 2 गुणा 10 की घात 2 सेंटीमीटर है ना, 2 अपॉन लेम्डा कितना? 546 गुणा 10 की घात -9। कितना आ गया? चेक करो, देखें एन मैक्सिमम, कैलकुलेट करके बताओ।
कितनी फ्रिंजें बनेंगी? फटाफट बताओ रे। 32 गुणा 10 की घात 32 96 70 इंटू 10 की घात 32 96 32 96। हाँ इतनी फ्रिंजेज बन जाएंगी, क्या दिक्कत है, बहुत बनती है फ्रिंजें तो। अप्रोक्स आप ऐसा कर सकते हो इसका, अगर 3.3 इंटू 10 की घात 5 अप्रोक्स ऑर्डर दे तो ऐसा भी कुछ दे तो चलेगा, वरना एग्जैक्ट पूछे तो आपसी स्थिति है। दस की घात 5 ऐसा भी कहीं मिले तो भी चलेगा, एग्जैक्ट ये वाली। ठीक है, इतनी फ्रिंजें बनेंगी, पहला तो हो गया, इतनी फ्रिंजें बनेंगी। सेकंड पूछ रहा है द रेशियो ऑफ टी मैक्सिमम अपॉन टी मिनिमम। वेरी गुड। क्या होगा? अब जानते हो कि ट्रांसमिटेंस क्या होता है? टी के बारे में अपन ने बात करी थी, आपको पता हो तो थोड़ा सा लिखा था अपन ने कि आई ट्रांसमिटेड अपॉन आई इंसिडेंट, है ना? आई मैक्सिमम ही हुआ ना, आई इंसिडेंट अपने पास क्या थी? आई मैक्सिमम, जो उस प्लेट पे ट्रांसमिशन वाली कंडीशन में वहां इंसिडेंट हो रही थी ट्रांसमिट होने के लिए, तो मैक्सिमम जो होती है उसके रेस्पेक्ट में कितनी? आई टी अपॉन आई। तो आई इक्वल टू कितना था अपने पास? आई इक्वल टू क्या स्थिति थी? आई नॉट अपॉन 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, ऐसा कुछ था क्या? ट्रांसमिटेंस को कैसे लिखोगे? टी इक्वल टू आई अपॉन आई नॉट। ये ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी थी, क्या थी? ट्रांसमिटेड ही तो थी। अपन को जो इंटेंसिटी मिलती है वो कौन सी मिलती है? ट्रांसमिटेड मिलती है। तो ये थी ट्रांसमिटेंस आपके पास, कितना? 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, ये था आपके पास। ट्रांसमिटेंस का फॉर्मूला आपके पास ही आ गया। क्या बचा? पूछ रहा है कि मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए, तो टी मैक्सिमा कितना होगा? टी मैक्सिमम, टी मैक्सिमम के लिए ये क्या होना चाहिए? नीचे वाले क्वांटिटी में साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। ये मिनिमम कितना हो सकता है? 0। कितना हो सकता है? 0। तो कितना हो गया? 1। क्यों? साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, ये मिनिमम कितना हो सकता है? 0। ये 0 होते ही 1/1 आ गया। टी मिनिमम कितना आ गया? 1 अपॉन, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1। तो इसका मतलब 1 प्लस एफ, क्योंकि साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 मैक्स इक्वल टू 1। तो टी मैक्स अपॉन टी मिनिमम चाहिए कितना? 1 अपॉन 1 प्लस एफ, 1 प्लस एफ, 1 प्लस एफ का मतलब क्या था? फॉर्मूला था ना 4r अपॉन 1 माइनस कितना आ गया? टी मैक्स अपॉन आर दे रखा है ना, 1 प्लस 4 गुणा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। हाँ, तो 4 इंटू 0.9 है क्या? 1 माइनस 0.9 का होल स्क्वायर कितना आ गया? 1 प्लस 9 चौक 36 3.6 अपॉन 0.01। ये तो कितना आ गया? 1 प्लस 360 आ गया, तो कितना आ गया? 361। ये आ गया आपके पास। क्लियर? तो ये आपके पास सिंपल सी है, जो बात पूछे उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पिछली बार एग्जाम में समस्या क्या रही? सबसे बड़ी समस्या जो देखने को मिली थी बच्चों को वो यही मिली थी, क्वेश्चन देखा, पढ़ा और उग चुक हो गए। होने का कारण क्या था? क्वेश्चन पे दोबारा नहीं गए, थोड़ा टाइम नहीं दिया और उसको ध्यान से सोचा नहीं। समझ गए? तो क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा समय आप व्यतीत करोगे तो आपको इनिशियली तो जैसे सीधी सी बात क्या होती है, जैसे आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, जाते ही हमें जब आदत पड़ी रहती है किस चीज की? ये सारा थ्योरी पढ़ने की, अपने मर्जी से क्वेश्चन निकालने के लिए सारी। एग्जाम हॉल में जाने से पहले दिमाग में पहले प्रेशर रहता है ऑलरेडी, आज परीक्षा है, न ला गया तो केवल केवल है ना, केवल सो कठे तक सोच ला बेरोई को नहीं। ठीक है, तो वो एक तो प्रेशर रहता है। दूसरी कंडीशन क्या रहती है कि एग्जाम में जस्ट पेपर का जो पैटर्न और वो आता है, वो माहौल बनता है, कीप साइलेंसर, सारा का सारा मामला बैठता है, इतने में मामला उग चुक। इसलिए आपको करना क्या है? वहां जाकर के जस्ट रिलैक्स होकर बैठना है, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है,
फिर और ढंग से पढ़ना, आराम से। आपको ये सोचना है कि मेरे को तो ये क्वेश्चन देके जाना है बस, और कुछ नहीं करना, बस जस्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपसे नहीं हो रहा, आपका पढ़े हुए में से नहीं आए, तो आपको डायरेक्ट दूसरे पे जाना है, ये ध्यान रखना आप। फिर आपको वो क्वेश्चन करना है आराम से, क्वेश्चन तसल्ली से पढ़ना है, तसल्ली से उसको सॉल्व करना। 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, इतने में आपका जो बाहर वाला एनवायरनमेंट आपका बना हुआ साथ है इतना, वो गया, वो गायब हो जाएगा। उसके बाद पेपर और आप, बस फिर स्पीड अपने आप हो जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि अब बाकी सारी बातें अपन करते रहेंगे, परीक्षा पे चर्चा सारी चलेगी, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन डिफ्रैक्शन शुरू करेंगे और उसको जल्दी खत्म करेंगे, है ना।